नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अभय दुबे जी ने कहा है कि अमेरिका अब मुंह छुपाने लायक नहीं बचा। मोदी जी भले ही कितने डर लें, लेकिन ईरान ने भूस भर दिया है। अमेरिका सोच रहा है कि कहां इजराइल के चक्कर में पड़ गए, और अभय जी तो कह रहे हैं कि ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता ही नहीं काटता। ट्रंप साहब तो अपने संग कुत्ता लेके गए थे कि मैं ऊंट पर बैठूं, काट ले। ईरान के सुप्रीमो ने जो कहा वो भारत के चैनलों ने नहीं दिखाया, वो सब आपको अभय दुबे जी की बातचीत में सुनने को मिलेगा। नेशनल चैनल हमारा बंद है। 4 PM यूपी को इतना सब्सक्राइब करिए कि सरकार को समझ आ जाए कि संजय शर्मा को और 4 PM को दबाना आसान नहीं है, क्योंकि देश की आवाम, देश की जनता मेरे साथ खड़ी है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हम लोगों की तरफ की भाषा में कहा जाता है कि भूस भर दिया। ईरान ने सच में भूस भर दिया अमेरिका और इजराइल का, लेकिन गोदी मीडिया पे सन्नाटा छाया हुआ है। ईरान के सुप्रीमो ने जो बातें कही है वो अमेरिका और इजराइल के दिल पे उतर जाएंगी और गोदी मीडिया के कानों से खून निकल आएगा। पूरी पूरी बातें गायब हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र नहीं है कि क्या हिम्मत है सुप्रीमो की, किस दबंगई के संग उन्होंने कहा। और जो बातें मैंने सुनी, उन बातों में काफी हद तक सच्चाई भी है। अमेरिका ने जिस तरह कई मुल्कों पर हमला किया कि यहाँ पे परमाणु बम है, यहाँ पे रासायनिक हथियार है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो, बाद में कुछ नहीं मिला। हजारों लोगों की मौत हो गई। इसराइल गजा में सैकड़ों हजारों बच्चों को, मासूम बच्चों को मार चुका है। लेकिन ईरान ने पहली बार दुनिया में इस ताकत को दिखा दिया, अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। अब ट्रंप परेशान है कैसे निकल के भागे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ईरान का नए सुप्रीम लीडर जिस तरह से अपनी बात कह रहा है, जिस तरह से अपनी बात पेश कर रहे हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं है पूरे गोदी मीडिया में? कहीं कोई एक शब्द बातचीत नहीं होती। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया का ज्यादातर मीडिया जो है वो अमेरिका द्वारा कंट्रोल्ड है। जिस तरह भारत का मीडिया मोदी जी द्वारा कंट्रोल्ड है, और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप एक ही चीज है। वो सब एक ही बात है, पूरी की पूरी, दोनों ये सब एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। अमेरिका का पूरा मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कंट्रोल्ड है, और पूरा यूरोप का मीडिया भी उसी तर्ज पे सोचता है। यूरोप नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप पराजित हो, यूरोप नहीं चाहता कि इजराइल पराजित हो। यूरोप भी पूरे बड़े पश्चिमी देश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, सारे के सारे ये डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की जो एक्सिस है, उनकी जो धुरी है, उस धुरी के साथ खड़े हुए हैं। थोड़े बहुत इन लोगों में मतभेद है, वो बने रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग चाहें कि भाई अमेरिका पराजित हो जाए या वेस्ट पराजित हो जाए, इजराइल पराजित हो जाए। ये कोई नहीं सोचेगा। अब हो क्या रहा है कि जब अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या हुई इजरायली बमों से, उसके बाद में, थोड़े अंतराल के बाद में, उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाया गया। उन्हीं मुश्तबा खामेनेई ने 12 तारीख की रात को एक संदेश प्रसारित किया। ये संदेश 12 से 13 मिनट के बीच का था। इस संदेश का जो शुरुआती हिस्सा था, उसमें उन्होंने ये गिनवाया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने क्या क्या अपराध किए हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमारे पिता की हत्या कर दी आपने, हमारे ऊपर 1979 से ही लगातार तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, सैंक्शंस लगाई आपने हमारे ऊपर। अमेरिकी सेनाओं ने अरब क्षेत्रों को कब्जा कर रखा है। इजराइल को लगातार अमेरिका समर्थन देता रहा है, और हमारे ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं कराई। ये सारे अपराध एक एक करके उन्होंने गिनाए, और अपराध गिनाने के बाद उन्होंने अपनी मांगें रखी। उनकी पहली मांग क्या है, ये समझने की बात है। उनकी पहली मांग ये थी कि मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जितने भी देशों में, चाहे वो कुवैत हो, चाहे कतार हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, सारे के सारे देशों में जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं वो तुरंत खत्म किए जाएं। अमेरिकी सैनिक पूरे मध्य पूर्व से हटाए जाएं, ये उन्होंने शर्त रखी। और इस काम के लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 30 डेज के अंदर अंदर कोई भी अमेरिकी सैनिक पूरे मध्य पूर्व में, पूरे सेंट्रल एशिया में नहीं दिखना चाहिए। ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए।
ईरान के ऊपर बैंकिंग का काम करने के जितने प्रतिबंध हैं वो हटाए जाए, तेल को बेचने के बारे में जितने प्रतिबंध हैं वो हटाए जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बारे में जितने भी प्रतिबंध हैं उन सारे प्रतिबंधों को हटाया जाए। तीसरी शर्त उन्होंने रखी कि आज तक अमेरिका ने तरह तरह के प्रतिबंधों और युद्धों के जरिए ईरानी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया है आर्थिक, उस नुकसान की भरपाई हो। अच्छा, ये प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में उन्होंने अमेरिका को 60 दिन का वक्त दिया। पहले काम के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको 30 दिन का वक्त देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं। दूसरे काम के लिए कहा कि हम आपको 60 दिन का अल्टीमेटम देते हैं इसके लिए, प्रतिबंध हटाने के लिए। तीसरे काम के लिए उन्होंने कहा कि जो हमें नुकसान हुआ है पिछले 40 साल में 1979 से, वो उन्होंने उसकी जोड़ बाकी करके बताया कि वो $800 बिलियन का नुकसान है और वो $800 बिलियन अमेरिका को तुरंत भुगतान करने चाहिए ईरान को। और पहले 5 साल में, पहले 10 साल में $500 बिलियन अमेरिका ये संकल्प करे, घोषणा करे कि पहले 10 साल में वो ईरान को 800 में से $500 बिलियन का भुगतान करेगा। और अगर अमेरिका ये नहीं करेगा तो अमेरिका की जितनी भी संपत्ति ईरान के दायरे में आती है, ईरान उस संपत्ति को जब्त कर लेगा और या तो जब संपत्ति जब्त कर लेगा या उससे ही ज्यादा कीमत की संपत्ति को तबाह और बर्बाद कर देगा। अच्छा, उसने कहा कि इसके लिए 10 साल की अवधि तय की। दूसरी के लिए उसने 60 दिन की अवधि तय की और पहले के लिए 30 दिन की अवधि तय की। और अगर ट्रंप ने इन तीनों में से किसी मांग को नहीं माना तो ईरान क्या करेगा, ये भी है उस वक्तव्य में। तो उसने कहा कि ईरान 3 कार्रवाइयां करेगा अमेरिका के खिलाफ। पहली कार्रवाई ये करेगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलडबरू मध्य को किसी भी व्यापारिक आवाजाही के लिए परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। कुछ नहीं उसके अंदर से आ जा सकता। अभी थोड़ी बहुत वो इजाजत जो है वो भी नहीं मिलेगी। दूसरी कार्रवाई वो ये करेगा कि रूस और चीन के साथ में अपने बचाव में फौजी संधि एक्टिवेट कर देगा। मिलिट्री संधि जो है वो एक्टिवेट कर देगा और ईरान की जमीन पर इन लोगों के फौजी अड्डे बनेंगे। दूसरा ये है। तीसरी में उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की मदद से ईरान न्यूक्लियर डिटरेंस का इस्तेमाल करेगा, यानी अपने ऊपर होने वाले एटमी हमले की काट करने के लिए उसे कैंसिल आउट करने की क्षमताएं विकसित करेगा। और इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए ईरान एक एटम बम की तैनाती करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एटम बम बनाएंगे, उन्होंने कहा कि हम एटम बम की तैनाती करेंगे। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है या तो उनके पास पहले से एटम बम है या रूस और चीन ने उनको एटम बम देने का वायदा कर दिया है या दे दिया है। अच्छा, खास बात यह है कि जब ये शर्तें रख रहे थे, जब ईरान के वो अपराध गिना रहे थे और उसके बाद ये 3 शर्तें रख रहे थे और 3 शर्तें पूरी न होने की स्थिति में वो 3 चेतावनियां दे रहे थे, उसके ठीक 90 मिनट बाद जैसे ही उनका संदेश खत्म हुआ, उसके ठीक 90 मिनट बाद चीन ने एक आधिकारिक वक्तव्य जारी किया कि हम ईरान के साथ हैं और ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह उसको पूरा अधिकार है और हम उसके साथ इस अधिकार में उसके साथ खड़े हुए हैं। जैसे ही चीन ने अपना वक्तव्य खत्म हुआ, उसके 40 मिनट बाद सोवियत संघ ने बिल्कुल ठीक ऐसा ही वक्तव्य, रूस ने बिल्कुल ठीक ऐसा ही वक्तव्य जारी किया। यानी रूस, चीन और ईरान की एक्सेस पूरी तरीके से बन चुकी है। अमेरिका को कह दिया गया है कि आपका कोई खेल यहां पर नहीं चलने वाला है। ईरान ने साफ कह दिया है कि युद्ध हम तब तक चलाएंगे जब तक कि आप हमारे इन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर देते। उसने कहा हमारा एक शहीद जो मरा है उन सब शहीदों का हम सारा का सारा बदला लेंगे। हम लगातार उन फौजी ठिकानों पर तब तक हमले करते रहेंगे, तब तक मिसाइलें दागते रहेंगे जब तक कि वो हमारी शर्त के मुताबिक मध्य पूर्व से नहीं चला जाता। फिर मुश्तबा खामेनी ने अपना ये जो प्रस्ताव था, इसमें चेतावनी भी थी और ट्रंप के सामने शर्तें भी रखी थी, उसको स्विट्जरलैंड के जरिए इसका पूरा मसविदा अमेरिकी विदेश विभाग को भिजवा दिया। उसके बाद ट्रंप ने उस मसविदे को वहां पढ़ा। अब आप सोचिए
कि इस वक्त अमेरिका की और इजराइल की हालत यह है कि वो इसके ऊपर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए सोच रहे हैं। ट्रंप ने केवल इतना कहा है कि हम इन सब शर्तों को खारिज करते हैं और हम सोमवार अगले हफ्ते ईरान के ऊपर आक्रमण करेंगे। भाई अगले हफ्ते आप क्यों आक्रमण करेंगे? आज शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार का दिन है और परसों इतवार का दिन है। उसके बाद तो हफ्ते के 5 दिन और आते हैं। किस दिन आक्रमण करेंगे बताइए आप? किसने रोका है आपको कि आप तुरंत आक्रमण ना कर दें? और दूसरा, सारे दुनिया में जितने विशेषज्ञ हैं सब लोगों का कहना यह है कि पेंटागन ने, जो अमेरिकी युद्ध मंत्रालय है, उसने ट्रंप से साफ तौर पर कह दिया है कि इस युद्ध को हम लोग बहुत दिन तक नहीं चला सकते। हम लोग उस कगार पे पहुंच गए हैं जब हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अमेरिका की एक बैलिस्टिक मिसाइल है टॉम हॉक, दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल है थर्ड, THAAD, थर्ड। ये एक जब ईरान एक ड्रोन भेजता है वहां पे हमला करने के लिए, जिसकी 18 से 20 लाख के बीच में कीमत होती है, उस ड्रोन को कैंसिल आउट करने के लिए, उस ड्रोन को बीच में रोकने के लिए अमेरिका को अपनी 2 मिसाइलें चलानी पड़ती हैं, थर्ड और टॉम हॉक। उससे उसके $700 मिलियन खर्च हो जाते हैं उसमें। तो और अमेरिका में ये जो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलें हैं, उनका इस भंडार भी लगातार कम होता जा रहा है। तो ईरान के पास तो सस्ते ड्रोन है, वो फटाफट दबा भेज रहा है लगातार। तो इस वक्त हालत यह है कि अमेरिका का जो हथियारों का भंडार है, जो कहा जाता था कि बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, ये धीरे धीरे करके चुक रहा है। और पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि आप अगर लगातार ये सब करते रहेंगे तो हमारे पास इमरजेंसी में भी फायर करने के लिए मिसाइलें नहीं बचेंगी। संजय जी, जब वियतनाम में अमेरिका पराजित हुआ था तो उस वक्त हम पत्रकारिता सीख रहे थे, तो हमें उस घटना का बाद में समझ में आया जब वो घटना घटित हो चुकी थी। उसके बाद में जब इराक में अमेरिका पराजित हुआ और अफगानिस्तान में अमेरिका पराजित हुआ, तब भी हम लोग, मेरे जैसे लोग, उन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी अपने आप को कह सकते थे। लेकिन चूंकि उसमें भारत शामिल नहीं था और माहौल बिल्कुल दूसरा था, मीडिया का साइज बहुत छोटा था, चीजें इतनी साफ निकलकर सामने नहीं आती थी, इसलिए हम उसका महत्व नहीं समझ पाए। आज हम इस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, हम और आप, और हम देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किस तरीके से इस युद्ध में पराजय की कगार पर खड़ी हुई है। और जब आप सोचिए, या तो अमेरिका के सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो वो मुश्तबा खुमैनी के इन तीनों शर्तों को मान ले और शर्तें मान के कहे कि भाई 30 दिन और 60 दिन का और 10 साल का मौका आपने दिया है, चलिए इस बीच में वार्तालाप कर रहे थे। और इन शर्तों का जैसे ही अमेरिका ऐसा करेगा, वैसे ही मध्य पूर्व में जो शक्ति का केंद्र है, जो अमेरिका आज बना हुआ है, वो शिफ्ट होकर वाशिंगटन की बजाय तेहरान के पास चला जाएगा, शक्ति का केंद्र। और अमेरिका की प्रतिष्ठा में इतना बड़ा डेंट लगेगा जो वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक की अपमानजनक पराजयों की बात भी नहीं लगा था। पूरे अमेरिका में जगह जगह लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका फर्स्ट है कि इजराइल फर्स्ट है आपके लिए। वहां बात ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं, अमेरिका फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप की तर्ज पे भी आपके नरेंद्र मोदी भी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। तो नरेंद्र मोदी के लिए भी इजराइल फर्स्ट है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इजराइल फर्स्ट है। तो ये स्थिति बन गई है। अब इसे कहते हैं मुश्तबा चल दिया, मुश्तबा खुमैनी ने तो तुर्क का इक्का चल दिया है। अब गेंद पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है कि अब आप बताइए, अब आप क्या करेंगे। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप अगर तय करते हैं कि कोई शर्त नहीं मानेंगे, युद्ध को जारी रखेंगे, तो युद्ध जारी करने की हैसियत उनकी प्रतिदिन के हिसाब से कम होती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर और चला लेंगे इस तरीके का युद्ध। भाई अमेरिका को अपने जो उसकी प्रतिष्ठा है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा गर्जन तर्जन करते हुए हमला करना पड़ता है। ईरान के लिए तो अगर दिन में वो 10 ड्रोन भी मार दे, मतलब, और 10 मिसाइलें भी बाज दे, उसका तो काम हो गया। अमेरिका को जब तक पूरा एक सीन ना बने, तब तक वो 100, 150, 200, 300 मिसाइलें ना ईरान के ऊपर बरसा है,
है, उसके बाद कहेगा हमने ईरान का ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। जब तक इस तरह की डोनाल्ड ट्रंप ने डींगे मारे तब तक तो उसकी शान बनेगी नहीं, तब तक शान में बट्टा लगता रहेगा। तो ईरान के 10-15 ड्रोन और 10-12 मिसाइलों के जवाब में उनको मिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइलें बर्बाद करनी पड़ती हैं रोज। और ये अब ट्रंप की भी समझ में आ गया है, उनके युद्ध मंत्रालय की भी समझ में आ गया है कि इस तरीके से नहीं चल सकता युद्ध। ये दूसरे, पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप से एक और बात कह दी है कि अगर आप वहां पर सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें फौज उतारनी पड़ेगी। फौज के लिए हमें कम से कम 2 लाख सैनिक वहां उतारने पड़ेंगे, और 2 लाख सैनिक कम से कम 17-18 महीने तक वहां ऑपरेशन करेंगे। इसमें कम से कम 15,000 अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का अंदेशा है। आप सोच लीजिए कि आप इसके लिए तैयार हैं? अभी अमेरिका में केवल 7 अमेरिकी सैनिकों की लाशें पहुंची हैं बॉडी बैग में भर के। इसी बात पर वो हंगामा मचा हुआ है। और तेल के दाम कहां पहुंच गए हैं? तेल के दाम पहुंच गए हैं $120 पर बैरल पे। तो सारी परिस्थिति जो है वो जादू की तरह अमेरिका के खिलाफ चली गई है। नेतन्याहू साहब कहां हैं? आज मुझे एक डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि उनको अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो एयरबोर्न है, लगातार एक हवाई जहाज में बैठे हुए हवा में घूम रहे हैं, अब ताकि जमीन पर उनको खतरा है, वहां मिसाइल पड़ेगी जाके। कहते हैं ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काटना। अमेरिका को सऊदी ने और इजराइल ने ऐसे चढ़ा दिया और चचा ट्रंप फंस गए। आपकी कहावत में आज संशोधित करके पेश करूंगा कि ट्रंप साहब जब ऊंट पर चढ़े तो अपने साथ एक कुत्ता ले गए। कि काट लो मेरे को। नहीं, कुत्ता ले गए इसलिए कुत्ते खिलाते रहेंगे, ऊंट की सवारी करेंगे, उसी कुत्ते ने उन्हें काट लिया। कुत्ते ने काट लिया। वो सोच रहे थे कि 2-3 दिन में मिसाइलें मार के अभी ये सब आयतुल्लाह वगैरह मेरे सामने पढ़ के गिड़गिड़ाएंगे। ये हुआ पूरा का पूरा मामला। इधर मोदी जी को जब युद्ध शुरू हुआ तो मोदी जी ने अपने फौजी सलाहकारों से पूछा होगा, जो सीडीएस है उनके, वो पहले लेफ्टिनेंट, उनको जनरल नहीं बनाया था फौज ने। जो मौजूदा सीडीएस हैं, जनरल भदौरिया साहब जो है ना, है, तो वो फौज में लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हो गए थे, पूरे जनरल भी नहीं बने थे। मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर उनको सीडीएस बना दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, और नरवणे साहब को नहीं बनाया उन्होंने। तो उनमें खास काबिलियत होगी तभी तो वो जनरल नहीं बन पाए। तो ऐसे उनके सलाहकारों ने उनको राय दी कि अमेरिका के मुकाबले कौन लड़ सकता है? अमेरिका की CIA, इजराइल की फौज और मोसैड, ये सब मिलके जो है अभी ईरान को तबाह कर देंगे। तो मोदी जी ने सोचा कि क्या फायदा ईरान का पक्ष लेने से और इस युद्ध का विरोध करने से। ये तो अभी मुश्किल से 3-4 दिन का खेल है, पूरा का पूरा खेल खत्म, पैसा हजम। उसके बाद ईरान पे अमेरिकियों की हुकूमत हो गई। अब मोदी जी की भी समझ में आ रहा है, इसीलिए वो ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान में झूठी खबरें चलवा रहे हैं मोदी जी कि होर्मुज के जलडमरू मध्य से एक जहाज तेल का भर के आ गया है और बाकी जहाजों की भी इजाजत मिल गई है। जबकि हकीकत यह है कि जो जहाज आया है वो तेल से भरा हुआ नहीं है जहाज। वो भारत के जो 28 तेल से भरे हुए जहाज खड़े हुए हैं वो सब वहीं पे रख खड़े हुए हैं, एक भी नहीं आया है वहां से। मोदी जी ने झूठी यहाँ पे अफवाह चलवाई और उनके मीडिया ने एक जहाज का, जो किसी और देश का जहाज है, तो झंडा भी किसी और देश का लगा हुआ है, उसकी तस्वीर छाप दी फटाफट अखबारों में, हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। इसीलिए हमने भी कल कह दिया था कि भाई एक जहाज आ गया है, आप ही कार्यक्रम में कह दिया था, लेकिन आज पता चला कि वो भी जहाज नहीं आया है। इसलिए कि ईरानी जब एस जयशंकर और मोदी जी बात करते हैं उन लोगों से तो वो बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात कोई नहीं मान रहे हैं इन लोगों की। वो जानते हैं कि इस लोगों ने तो हमारे सुप्रीम नेता की मौत के ऊपर शोक भी व्यक्त नहीं किया आज तक, अभी भी नहीं किया, अभी भी नहीं बोले। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरानी इनसे सब बातें कर रहे हैं, उनके विदेश मंत्री, उनके राष्ट्रपति। जाहिर है कि जब ये लोग फोन करते होंगे, बातचीत करने के लिए कहते होंगे तो बात कर लेते होंगे वो, लेकिन इनकी बात सुन लेते हैं, बात इनकी कोई नहीं मान रहे, कोई भी अनुरोध इनका नहीं मान रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग ट्रंप के खेमे में बैठे हुए हैं। मोदी जी दुतरफी चाल चल रहे हैं, एक तरफ इनसे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्ताव को भारत उसका को स्पॉन्सर था ईरान के खिलाफ। आप इन सब बातों से अंदाजा लगाइए कि इनकी सारी चालें
ट्रंप की भी सारी चालें फेल हैं और मोदी जी की भी सारी चालें फेल। अच्छा, क्या वाकई में यहाँ पे भारत में एप्स्टीन फाइल में कोई नस लगी हुई है? इतना क्यों डर रहे हैं, समझ नहीं आया। कोई प्रधानमंत्री अमेरिका से इतना नहीं डरा, कोई सरकार अमेरिका से इतना नहीं डरी जितनी ये सरकार डरती है। ऐसा क्यों कर कुछ दिया? बहुत मुझे लगता है कि एप्स्टीन वाला जो एंगल है वो तो अपनी जगह पे है ही, उसको तो केवल कयास ही लगाई जा सकती है, उसका कोई विश्लेषण तो किया नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक विश्लेषण का सवाल है, ये अमेरिकी टोकरी में अपने सारे अंडे, विदेश नीति के सारे अंडे रख दिए इन्होंने, और ईरान युद्ध में वो टोकरी गिर पड़ी है जमीन पर। अब मोदी जी बार बार झपट झपट के देख रहे हैं कितने अंडे टूटे, कितने अंडे रह गए। ट्रंप भी चेक कर रहा है कितने अंडे रह गए, कितने टूट गए। नेतन्याहू भी चेक कर रहा है कि अंडे कितने रह गए, कितने टूट गए। अंडे तो बहुत से टूट गए हैं उसके अंदर, अब कितने अंडे ये लोग बचा पाते हैं। देखिए, ईरान को अब ये पराजित नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात अब साबित हो गई है। जितने दिन तक युद्ध चलेगा, अमेरिका और भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंचता चला जाएगा। अमेरिका में उतनी ही पब्लिक ओपिनियन ट्रंप के खिलाफ बनती चली जाएगी, और अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर लिखे जाएंगे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनी गिरते हुए राजनीतिक ग्राफ के अंदेशों से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसे युद्ध की शुरुआत की जिस युद्ध को वे कभी भी नहीं जीत सकते थे, और उसके लिए उन्होंने जो जमीनी हकीकतें हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसका भी ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं किया। और इस वक्त भाई कई साल ये लोग अफगानिस्तान में लड़े, कई साल वियतनाम में लड़े, और कई साल ये इराक में लड़े, लेकिन ईरान में तो अभी केवल 13 ही दिन लड़े हैं। तो ठीक आ गई 13 दिन की हालत ये है। चाचा ट्रम्प भी सही फंसे हैं आके, बुढ़ापे में इन्होंने अपना बुढ़ापा खराब कर लिया। ये अमेरिकन जिस हिसाब से गाली दे रहे हैं इनको ना, कल मेरे पास फ्रेंड का, मेरे अभी का फोन आया था, कहता अमेरिका में बड़ा विरोध हो रहा है भाई इनका, अमेरिकन भी बड़े गुस्से में। तो जाते जाते ट्रम्प चचा की भी हालत खराब होने वाली है, मुझे लग रहा है ऐसा। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। आपने देखा ईरान युद्ध का ये हाल कोई गोदी मीडिया नहीं बता रहा, क्योंकि उनके चचा, मोदी जी के चचा ट्रम्प साहब, दोनों का इलू इलू कर दिया ईरान ने। वो बैंड बजाई है कि समझ नहीं आ रहा भक्तों को कि करें क्या। जाहिर है कि जो लोग हवन कर रहे थे ट्रम्प साहब के शपथ ग्रहण पे, अब उनको समझ में आ रहा होगा भारत के लिए तो राहु काल बन गए हैं ट्रम्प। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जमकर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।